हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। अब एग्ज़ाम के जो हैं 3 महीने बचे हुए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने सिलेबस एक बार ज़रूर कवर कर लिया होगा। तो एक रिवीजन जो है, क्विक रिवीजन जो है पूरे सिलेबस का ज़रूरी है। तो इसी को ध्यान में रख के हमने जो है तैयार किया है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को, और उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस पूरे सेशन में। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं। जो दूसरा लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, वो देखते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं और उनका किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है, ये थोड़ा हमने ज़रूर देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और एक बार देख लेते हैं कि आखिर आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो इस लेक्चर में टॉपिक कवर किया गया है वो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हम लोग बेसिक्स देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मटेरियल कितने प्रकार का होता है और उससे क्या प्रभाव पड़ता है हमारे सर्किट पे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और अलग अलग प्रकार के जो वोल्टेज सोर्स है जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद एक डिवाइस है वोल्ट मीटर, आपने ज़रूर नाम सुना होगा क्योंकि अब हम लोग लगभग एंड में आ चुके हैं सेशन के। तो वोल्ट मीटर के बारे में जानेंगे, करंट के बारे में समझेंगे, एमीटर क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं, और फाइनली दो टॉपिक जो है लुक और है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, और उसके एंड में ऐसे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। लेकिन हम लोग साथ ही साथ जैसे जैसे हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वैसे वैसे जो है हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी कवर करते चलेंगे। तो चलिए, इलेक्ट्रिसिटी शब्द आपके लिए नया नहीं होगा, मैं समझता हूँ। हम लोग अपने आसपास अभी हमारा लाइफ जो है इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कल्पना नहीं किया जा सकता है। लेकिन आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये एक सोचने वाला विषय है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपने अगर महसूस किया होगा या आपने पढ़ा होगा अभी तक, तो आपने ज़रूर ये सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है। तो जो शुरू में जो है कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए, या एक्सपेरिमेंट या चाहे वो एक्सपेरिमेंट हुए या फिर हम लोग ऐसे बोले कि पता चल गया ऐसे ही लोगों को, है ना, एक्सीडेंटली पता चल गया, है ना। तो इसमें भी कोई गलत नहीं कहा जा सकता। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर ये सुना होगा कि हम लोग क्या होता है जब दो मटेरियल को, स्पेशली वो इंसुलेटर होने चाहिए, तो उसमें भी कुछ खास तरह के होते हैं। उस पर हम लोग जब टॉपिक पे आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे में हम लोग को विजिबली विजिबल नहीं होता है वो प्रॉपर्टी। तो कुछ दो मटेरियल्स को जब हम लोग क्या करते हैं आपस में रब करते हैं इंसुलेटर्स को, तो क्या होता है उसमें कुछ एक नया प्रॉपर्टी आ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज। ठीक है, क्या होता है जब दो मटेरियल, जैसे आप आगे हम लोग देखेंगे कि एबोनाइट रड है हमारे पास, उसके बाद वूल है ना, और जो रेशम का होता है कपड़ा है, इन सब से हम लोग क्या करते हैं आपस में अगर उसको आपस में क्या किया जाए, रब किया जाए, तो उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाता है। हम लोग जब छोटे थे तो उस समय हमने ये डेमोन्स्ट्रेट करके ज़रूर देखा था हम लोग क्लास में बैठ के, और उसके बाद हमने पता चला कि क्या होता है, कंघी या फिर पेन से जो है बाल में ऐसे ऐसे रब करने से क्या होता है, उसमें जो है छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने का जो है वो गुण आ जाता है। तो ये हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट करके देखा था, और आप भी चाहो तो कर सकते हो, आप अपने पेन की मदद से या कंघी की मदद से, है ना। सूखे बालों में क्या करते हैं हम लोग, जब उसको रब करते हैं और उसके बाद हम लोग छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को उसके पास ले जाते हैं, तो उसमें अटैच हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। खैर, जो भी हुआ हो, हम लोग उस पर आएंगे। फिर चलते हैं हमारा जो बेसिक्स है। तो जनरली हिस्ट्री जो अगर देखा जाए, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और आपने ये एक्सपेरिमेंट नहीं देखा हो, तो शायद आप अच्छे से नहीं पढ़े हो। तो देखिए हम लोग अभी क्या करने वाले हैं। तो अभी तो हम लोग जानेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन है ये, आपने ज़रूर इनको देखा होगा, अमेरिकन हैं। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था,
वो भी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि क्या होता है जब दो चीज़ों को, स्पेशली इंसुलेटर होना, मैं बार बार ये इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहूँगा कि वो क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक, अगर बेहतर बोला जाए तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होना चाहिए, है ना। आप अगर ऐसे आपके सिलेबस के बाहर की चीज़ है डाइलेक्ट्रिक, फिर भी अगर आप जानना चाहो तो थोड़ा बहुत आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पे ये इजीली शो करते हैं, क्योंकि अगर कंडक्टर पे आप रब करोगे तो आपके बॉडी से होते हुए क्या होगा, चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो इजीली आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्या होता है जब दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहते हैं, जैसे एक बहुत ही फेमस है इसमें से एबोनाइट रड जो है, जब उसको हम लोग वुलन क्लॉथ से क्या करते हैं, रब करते हैं। एबोनाइट जो होता है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। एबोनाइट का जो रड होता है इस टाइप का होता है। एबोनाइट जो है एक हार्ड रबर है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और जब उसको क्या करते हैं वूल से रब किया जाता है तो क्या होता है, वुलन क्लॉथ पे जो है वो पॉजिटिव आता है चार्ज, और एबोनाइट रड पे निगेटिव चार्ज आता है ना। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। दोनों का प्रॉपर्टी जो है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा हम लोग को हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत है। वैसे ही एक और है, आप यहाँ देख सकते हो, जब हम लोग ग्लास रॉड को क्या करते हैं, सिल्क क्लॉथ से जो है रब करते हैं, तो इस पे क्या होता है, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे जो है वो निगेटिव चार्ज आता है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ग्लास रॉड को हम लोग रब कर रहे हैं किससे, सिल्क क्लॉथ से, तो हमारा जो रॉड है ना, उस पर पॉजिटिव आ रहा है और सिल्क पे जो है वो नेगेटिव आ रहा है। और इस पर अगर हम लोग देखें तो एबोनाइट को जब हम लोग रब कर रहे हैं तो वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव आ रहा है और एबोनाइट पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रही है। ये दोनों आपको जानना ज़रूरी है। ये आप जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का ये प्रोसेस है, आप अपने साथ भी कभी ऑब्जर्व, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ज़रूर देखा होगा। कई बार विंटर सीजन में, ठंडी के मौसम में जब हम लोग स्वेटर उतारते हैं तो उस समय आवाज़ आती है ना, हल्की सी चरचराहट की आवाज़ आती है, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है। कई बार आप प्लास्टिक के चेयर पे अगर आप बैठे हो लंबे समय तक और आप उससे अलग होते हो, खड़े होते हो, तो आपका जो बाल है शरीर का, है ना, वो क्या होता है, खड़े हो जाते हैं, है ना। तो ये सब जो है, ये सब चार्ज जनरेट होने के कारण होता है। तो हुआ क्या, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने क्या किया, ये देखिए, इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, चार्ज जो होता है वो दो प्रकार का, मतलब चार्ज का जो इफेक्ट है वो हम लोग दो हेड में पढ़ते हैं। देखिए, चार्ज एक हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब क्या होता है, चार्ज जब रेस्ट में होता है तब उसके कारण जो इफेक्ट उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हेड के अंदर पढ़ते हैं, है ना। दो पार्ट में पढ़ते हैं। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्थिर, है ना। तो जब चार्ज स्थिर है उस समय क्या होता है, जब चार्ज का उसके चारों इफेक्ट आता है, जो उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। और जब चार्ज, वही चार्ज जब मोशन में आ जाएगा तो उसमें उसको हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। हम लोग को हालांकि इस पूरे चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ना है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो है इंट्रोडक्शन देख ले रहे हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे, पहले सब कुछ जो है बादल वाला जो बिजली होता है उससे हमारा जो घर में बिजली आता है वो वाले से क्या था, कोई लिंक ऐसा नहीं समझा जाता था। इसको डेमोन्स्ट्रेट पहली बार इन्होंने सोचा कि नहीं, ज़रूर वो बिजली और क्या है, ये बिजली जो है वो एक ही जैसा है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बारिश के समय में, है ना, तूफान वाला जो सीजन था उसमें उन्होंने एक पतंग उड़ाया, और कैसा था वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पतंग जो था वो क्या था, सिल्क का बना हुआ था और उस पर जो है एक मेटल का नुकीला सा रॉड लगा हुआ था, ठीक है। जो सिल्क इसलिए बनाया गया था ताकि वो, और जो विंड है बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है उसके जो प्रेशर है उसको सह सके। और ये पूरा जो था वो एक रस्सी लगा हुआ था उसमें, ठीक है। और इसके
नीचे वाले हिस्से पे, है ना, ये उड़ाया जा रहा था तो क्या था, एक नीचे जहाँ पे आसानी से पहुंच सके लोग, उतने हाइट पे एक मेटल का जो है वो चाबी बंधा हुआ था और इसके इधर जो है वो सिल्क का धागा रखा हुआ था, ताकि ये क्या हो जाए, थोड़ा दूर जो है इंसुलेशन मिले, है ना। ये जो है बारिश के समय क्या होता था, रस्सी वेट हो जाता था, तो जो पहले इंसुलेटर था अब वो कंडक्टर हो जा रहा था। तो क्या हुआ कि जो बारिश के कारण बादलों में जो बिजली बनी, उसके कारण इंडक्शन के कारण एक प्रभाव होता है इंडक्शन, अगर एक के कारण उसके मतलब एक कोई चीज़ है उसके कारण अगर सामने वाले में बिना कोई टच किए हुए अगर कोई इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंडक्शन। तो इंडक्शन के कारण जो है वो चार्ज हुआ और यहाँ से जो है थ्रू रोप यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी आया और उन्होंने इसको महसूस भी किया। ठीक है, तो ये बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही रिस्की एक्सपेरिमेंट था, है ना, ऐसा फिर भी उन्होंने अपने मतलब करके उन्होंने देखा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात की जाए तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो प्रकार का है, दो हेड में पढ़ते हैं एक्चुअल में हम लोग, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग ज़्यादातर करेंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो अब क्या करना है हम लोग को कि हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मटेरियल के बारे में। देखिए, आप जैसे जैसे अलग अलग क्लास में जाते हो तो मटेरियल जो है अलग अलग टाइप से क्लासीफाई हो। देखिए, एक मटेरियल में जो है ना बहुत सारे प्रॉपर्टी है ना, बहुत सारा प्रॉपर्टी है। आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप उसके कौन से प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, से एक मटेरियल जो होता है उसको फिजिकली हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस ऐसे क्लासीफाई करते हैं, केमिकली प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, और भी तरीका है, कुछ ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे क्लासीफाई करना चाहते हो, आपको किसी मटेरियल के किस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, और वो किस पर डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हो। ठीक है, तो देखिएगा क्या कि जो मटेरियल है, एक क्लासिफिकेशन ऐसे किया जा सकता है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो एक होता है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर। हालांकि अब अगर एनसीईआरटी में अगर आप देख रहे हैं तो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये भी एक रिलेटिव टर्म है। कोई भी चीज़ जो है वो 100% इंसुलेटर नहीं होता है, वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अगर हाई वोल्टेज दिया जाए तो एक इंसुलेटर जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं उससे भी करंट सप्लाई हो सकता है। तो आप अगर एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो आपको उसमें आपको मिलेगा गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। ठीक है, कई बार हम लोग एक टर्म यूज करते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर वैसा मटेरियल होता है जिसका जो प्रॉपर्टी है वो दोनों के बीच रहता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। और कई बार जो है आपको एक और टर्म सुनने को मिलेगा, सुपर कंडक्टर। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब अभी तक जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई ऐसा मटेरियल नहीं मिला है सुपर कंडक्टर, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो काफ़ी माइनस में 30-40 डिग्री रेंज में जो है उस रेंज पे सुपर कंडक्टर की तरफ बिहेव करते हैं। हम लोग को इतना ज़्यादा डिटेल जानना नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, एक तो क्लासिफिकेशन ये है हमारे पास, कंडक्टर उसको कहते हैं जिससे करंट क्या होता है, ईजिली फ्लो हो जाता है। ठीक है, इंसुलेटर उसको कहते हैं जिससे करंट इजीली फ्लो नहीं होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अभी रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है, वो करंट फ्लो को अपोज करता है कोई भी मटेरियल। तो कंडक्टर से क्या होता है, ये अपने से होके इजीली करंट को फ्लो होने देता है। इंसुलेटर जो है वो करंट फ्लो नहीं होने देता है। और सेमी कंडक्टर जो है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। एक है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। ये दो मटेरियल है जो जनरली सेमीकंडक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टी उसमें पाया जाता है। आजकल जो है जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप देख रहे हो उसमें जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना। जितना भी कंप्यूटर, मोबाइल, जितना भी चिप बना होता है वो सिलिकॉन, जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड और भी बहुत सारे मटेरियल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा
पॉपुलर हैं, तो हम लोग इसके बारे में जान लें, इतना हमारे लिए इस लेवल पे काफ़ी है। तो देखिए कंडक्टर, कुछ पॉपुलर कंडक्टर के बारे में जान लेते हैं। मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, है ना। सबसे बेहतरीन जो कंडक्टर होता है वो कौन सा होता है? सिल्वर जो होता है। सिल्वर जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर है ना। उसके बाद कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब है, गोल्ड, ये सब जो है, ये सब कुछ पॉपुलर कंडक्टर हैं। हालांकि गोल्ड महंगा है इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं होता है। सिल्वर थोड़ा बहुत होता है मोबाइल सर्किट ये सब में, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। कुछ मेटल एलॉय हैं जैसे मैंगनीन है, कॉन्स्टेंटिन है, नाइक्रोम है ना, जो हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है अलग अलग डिवाइस में। उनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट एक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट ऐसे जानते हैं हम, कार्बन का क्या है, इसको हम लोग कहते हैं, कार्बन का एक फॉर्म है ये, है ना। और ये जनरली एक नॉन मेटल है, फिर भी इसमें से क्या होता है, एक्सेप्शन में आता है, इससे करंट फ्लो होता है ना। पेंसिल में ये लीड के रूप में यूज़ होता है। ह्यूमन बॉडी भी क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है, इसलिए हम लोग को करंट लगता है। ठीक है, तो देखिए ये सब क्या है, ये सब मेनली आपको अच्छा कंडक्टर है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन कंडक्टर है और कौन सा नहीं है ना। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग तो कुछ पॉपुलर इंसुलेटर के बारे में देख लेते हैं। ग्लास ना, ग्लास जो है वो एक इंसुलेटर है अच्छा। एबोनाइट हमने अभी देखा है। उसके बाद रबर, ज़्यादातर जो प्लास्टिक है वो सब के सब क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ड्राईवुड, पेपर, कॉटन, माइका, बेकेलाइट, पोर्सिलेन, ड्राई एयर ना। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होगा, जैसे माइका है, बेकेलाइट है, पोर्सिलेन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है आपके आयरन में ये यूज़ किया जाता है ना। माइका का इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो प्लेट है इसके ऊपर ये ऐसा रूप में यूज़ किया जाता है। तो अभी अगर कभी आपने नहीं देखा हो तो कभी खुला हो तो आप ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये बेकेलाइट का बना हुआ है। ये स्पेशल टाइप का एक प्लास्टिक है। जनरली जो टेलीफोन होता है वो सब बेकेलाइट का बना होता है, और भी चीज़ें बनी होती है। ये कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद ये है पोर्सिलेन, है ना। कई बार हम लोग आम बोल चाल में जो है इसको चीनी मिट्टी कहते हैं, है ना। आपने ज़रूर ऐसा देखा हुआ पुल पे लगा हुआ। ये सब क्या होता है, एक अच्छा इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या देखे, कंडक्टर देख लिए, कौन सा है, कौन सा बेहतर है। इंसुलेटर आपको मैंने बता दिया। उसके बाद सेमीकंडक्टर, ज़रूर आप ये याद कर लें कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो क्या है, अच्छा, मतलब वो सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। दो तो याद होना ही चाहिए आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं। कुछ तरीका जो आपने ज़रूर देखा होगा, एक जनरेटर, इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ऐसे तो स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रबिंग के द्वारा हम लोग प्रोड्यूस कर ही सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो है, ऐसे हम लोग के यहाँ जो जनरेटर आता है वो जनरली एसी सप्लाई जनरेट करता है, और डीसी सप्लाई हमको किससे मिलता है, बैटरी से मिलता है। करंट दो टाइप का होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी, ठीक है। एसी किसको बोलते हैं, वैसा करंट जिसमें क्या हो, जैसे मान लीजिए कि ये दो तार है ना। एक को हम लोग, दो तार है और इसका पोलरिटी थोड़ी देर के लिए प्लस रहे और इसका माइनस रहे, और थोड़ी देर बाद ये माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए, और ये ऐसा लगातार होता रहे। तो ऐसे सप्लाई को हम लोग क्या कहते हैं, एसी सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट, है ना। इसको हम लोग जो है इस टाइप के, इसका जो सिंबल होता है सप्लाई का कुछ ऐसा होता है। एसी सप्लाई का सिंबल जो है इस टाइप से बनाया जाता है। मतलब ये है कि ग्राफ ऐसा होता है, ये थोड़ी देर के लिए यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हाफ साइकिल बोलते हैं। यहाँ तक ये प्लस है और ये माइनस है, और यहाँ से यहाँ तक ये नीचे वाला जो निगेटिव हाफ साइकिल है वहाँ तक क्या है,
ऊपर वाला वायर जो है वो हो जा रहा है माइनस और नीचे वाला जो हो जा रहा है प्लस, है ना। ऐसा 1 सेकंड में लगभग 100 बार हो जाता है। हमारे यहाँ एसी सप्लाई का फ्रिक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है ना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है एक ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, एक जो सप्लाई होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसी सप्लाई कहते हैं, और दूसरा जो सप्लाई होता है उसको हम लोग कहते हैं डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई किससे मिलता है, बैटरी से, है ना। इसमें क्या होता है कि जो तार है ना, ये अगर पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो हमेशा यही पॉजिटिव रहेगा और ये निगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे जो है हमारे लिए जब भी आप कनेक्शन करते हो तो वहाँ पे पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव कनेक्ट करना ज़रूरी होता है, निगेटिव की जगह निगेटिव कनेक्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हमारे पास सप्लाई जो है एक एसी सप्लाई है और दूसरा जो है वो डीसी सप्लाई है। डीसी डायरेक्ट करंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट। एसी क्या करता है, अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दिशा भी बदलता है उसका और वैल्यू भी बदलते रहता है, ठीक है। 1 सेकंड में कितनी बार, 100 बार, है ना। 50 हर्ट्ज है, 50 साइकिल जो है इस टाइप का बन जाता है एसी में, ठीक है। तो 1 साइकिल में एक बार मतलब 2 बार चेंज हो गया तो 100 टाइम्स जो है 1 सेकेंड में सप्लाई फ्रिक्वेंसी जो है वो बदल जाता है। चलिए अब एक और टॉपिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ऐसे अभी हम लोग देखिए, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो इससे भी प्रॉब्लम एक आधा आ सकता है न्यूमेरिकल्स में, ऑब्जेक्टिव में, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा कवर करने का प्रयास करते हैं। देखिए होता क्या है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट होता है, ठीक है। तो इतना नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे जो होता है इतना ही कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। जनरली जब चार्ज तब आता है किसी भी बॉडी पे जब हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी में से क्या होगा, एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में चला जाएगा तो दोनों पे चार्ज आ जाता है ना। यूजुअली ऐसा होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन एक बॉडी में है ना, जैसे इस बॉडी में मान लीजिए कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन इसमें है उतना ही क्या रहता है, प्रोटॉन भी रहता है। तो यूजुअली क्या होगा कि कोई भी मटेरियल जो रहता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट क्या करता है, उसके अपोजिट क्रिएट होके उन दोनों के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। लेकिन जैसे ही आप इम्बैलेंस क्रिएट करोगे, मतलब मान लीजिए कि हमारे पास 10 प्रोटॉन हैं किसी भी बॉडी में और 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा नॉर्मली, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, प्रोटॉन को यूजुअली निकालना पॉसिबल नहीं होता है, प्रोटॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो बचा कौन, केवल हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर निकालें या बाहर से अंदर भी डाल सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिया, अब इधर बचा कितना, 9 इलेक्ट्रॉन बचा, और यहाँ पे प्रोटॉन तो निकला नहीं तो 10 रहा। तो इस 10 पॉजिटिव चार्ज इसके कारण है और अब जो है 9 नेगेटिव चार्ज ही है हम लोग के पास, ठीक है, मतलब उतना अमाउंट है। तो ये 9 जो है, इस 9 प्रोटॉन के इफेक्ट को, चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, तो एक प्रोटॉन का इफेक्ट जो है इस पर बच जाएगा, और इस कारण से क्या होगा कि पूरे बॉडी पे एक पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे करके होता है।
और बाहर से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को रखें तो क्या हो जाएगा, अब प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बढ़ गई। मान लीजिए कि हमारे पास अब 10 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन रखने के बाद इधर 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है 10 प्रोटॉन के चार्ज को के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कैंसिल आउट नहीं हो पाया और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका इफेक्ट पूरे मटेरियल पे हम लोग को दिखने लगता है। ठीक है, तो देखिए क्या कि हम लोग ये भी जानते हैं कि सबसे जो छोटा है चार्ज है ना, वो किस पे रहता है, इलेक्ट्रॉन पे रहता है ना। इलेक्ट्रॉन से छोटा और कोई चार्ज नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन को फर्दर हम लोग बांट भी नहीं सकते। हालांकि हायर स्टडीज़ में आप क्वार्क के बारे में सुनिएगा, तो खैर उस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे। तो फिलहाल ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बांट नहीं सकते, तो और इलेक्ट्रॉन के निकलने और भीतर जाने के कारण ही क्या होता है, किसी भी बॉडी पे चार्ज आता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि क्या होगा कि चार्ज किसी भी बॉडी पे आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण आएगा, तो कितना चार्ज आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है ना। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो पॉजिटिव चार्ज, या फिर इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही चार्ज आएगा। ये प्लस फॉर्म में आ सकता है या फिर माइनस, है ना। इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर निकाले तो प्लस और भीतर डाले मटेरियल के तो माइनस। तो हमेशा ये देखिएगा कि क्या होगा कि चार्ज जो होगा इलेक्ट्रॉन पे वो हमेशा किसी भी मटेरियल पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है उसी का कोई मल्टीपल होगा, है ना। इंटीजर मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना। कोई नंबर से, हमेशा होल नंबर से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा मतलब होता है पैकेट, है ना। हमेशा चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के पैकेट के रूप में रहता है और उसमें जो होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होंगे। इसका जो फॉर्मूला आता है Q इक्वल्स प्लस माइनस एन ई। ई जो है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है और एन जो है एक इंटीजर है। ठीक है, प्लस माइनस हमने इंक्लूड कर लिया है, तो आप ऐसा बोलिए कि पॉजिटिव इंटीजर है तो ये ज़्यादा बेहतर है, इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसी का ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आपने इसको ज़रूर देखा होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सोलर पैनल है, लाइट के इफेक्ट से काम करता है, ये भी डीसी वोल्टेज जनरेट करता है। और ये है हमारा विंड टरबाइन। वैसे विंड टरबाइन का यूज़ किया जाता था पहले वाटर को लिफ्ट करने के लिए, नीचे गड्ढे में से पानी को ले जाके मतलब खेतों में पहुंचाने के लिए। अब जो है कई जगह पे इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अगली ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, व्हाट यहाँ पे हमने क्लासीफाई एक अलग तरीके से किया है, गुड कंडक्टर। और यहाँ पे इंसुलेटर की जगह जो है आप बैड कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर दो सबस्टेंसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल के का जिसके कारण वो क्या करता है, चार्ज के फ्लो में को अपोज करता है। ठीक है, आगे चल के हम लोग इस पर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। रजिस्टर क्या होता है, वैसे मटेरियल जिसमें कंडक्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा रेजिस्टेंस पाया जाता है ना। जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ना होने दे, तो ऐसा मटेरियल जो है वो रजिस्टर कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये कैसा होता दिखता है, ये हमने लेक्चर 1 में देखा था। उसके बाद इंसुलेटर अभी मैंने बता ही दिया। इंसुलेटर जो होता है वैसा मटेरियल है जो क्या करता है,
जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो पास नहीं होता है। इसका रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। दो सबस्टांसेस विच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल हम लोग पहले देख चुके हैं। यहाँ पे कई बार ये पूछने को भी आपको मिल सकता है, कहीं पे पूछा जा सकता है कि क्या क्या रहता है। आपको ऐसे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होता कहाँ यूज होता है। फिर भी ये सब एलॉय है ना। एलॉय किसको बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक मेटल्स को मिलाया जाता है तो हम लोग को मिलता है एलॉय ना। एलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है वो प्योर जो होता है मेटल उससे ज़्यादा होता है। तो कुछ पॉपुलर एलॉय हैं जिसमें जैसे मैग्नीन है, इसमें कॉपर, मैंगनीज और निकल मिला रहता है। कॉन्स्टेंटिन है, Cu कॉपर और निकल मिला हुआ है। और नाइक्रोम निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन मिला हुआ है ना। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हाँ, ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें बताइए कि मैग्नीन में क्या क्या रहता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्या क्या फैक्ट है इससे रिलेटेड। जो भी चीज़ हम लोग अभी बात करना छूट गया होगा, हो सकता है, अब माइंड है कभी भी चीज़ें जो है इधर उधर हो सकती हैं। कई बार जो है दिमाग में नहीं आता लेक्चर के समय, तो कुछ चीज़ें छूटी अगर होंगी तो हम लोग इसमें कवर करने का उसको प्रयास करते हैं। तो देखिए, आप लोग ये जानते होंगे कि क्या होता है, अनलाइक और अपोजिट चार्ज जो होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। अगर दो चार्ज है, दोनों का नेचर अलग है, एक पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लाइक या सिमिलर चार्ज है, उसमें रिपल्सन होगा, है ना, दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा, है ना। अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। शुरू से आप पढ़ते आ रहे होंगे। ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो होता है कूलम। स्पेलिंग आप जरूर नोटिस कर लिए, और इसको हम लोग C लेटर से लिखते हैं, कैपिटल C से। 1 coulomb is that quantity of electric charge which exert a force of 9 × 10⁹ Newton on equal charge placed at the distance of 1 meter from it। है ना। इसका क्या मतलब, देखिए, ऐसे कूलम एक बहुत बड़ा चार्ज होता है का यूनिट है, ठीक है, मात्रा है, या ऐसे बोलिए मैग्नीट्यूड क्या है, एक कूलम में बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। तो ऐसे हम लोग डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि दो चार्ज रखे, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है अगर सेम है और दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और दोनों जो है 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स एक दूसरे पे लगा रहा है, दोनों सिमिलर चार्ज है, ठीक है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, सीधी सी बात है। तो अगर दो चार्ज रखा हुआ है सेम मैग्नीट्यूड का और कितनी दूरी पे, 1 मीटर पे, और उस सिचुएशन में अगर वो क्या हो रहा है, 9 × 10⁹ न्यूटन का अगर वो फोर्स लगा रहा है, तो हर एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1 कूलम, ठीक है। 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच exert a force of 9 × 10⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग 1 कूलम को डिफाइन करते हैं। हालांकि ये डेफिनेशन आपसे पूछना का चांस नहीं है, फिर भी ये वैल्यू पूछने का जो है ये वैल्यू जो है आपको नोटिस करना चाहिए, है ना। दोनों में क्या होगा, 1 कूलम तभी होगा जब दोनों के बीच फोर्स क्या हो, 9 × 10⁹ न्यूटन हो। काफ़ी बड़ा फोर्स है वो, ठीक है। और उस सेपरेशन कितना होना चाहिए तब, उस समय 1 मीटर का सेपरेशन होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का, प्रोटॉन पे उतना ही रहता है ना, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और एक न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। कोई चार्ज नहीं के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं न्यूट्रल, ठीक है। ये हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं ये रिलेशन। 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पे रहता है, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पे। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स में कि
इलेक्ट्रॉन का संख्या तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, 6.25 फिर क्यों है ना, हम लोग तो इलेक्ट्रॉन को बांट नहीं सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक इंटीजर आ जाएगा, है ना। काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये, है ना। तो आप सोच सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18, है ना, बहुत ही बड़ा अमाउंट आएगा। तो उतनी इलेक्ट्रॉन पे जब चार्ज मिलाया जाएगा तब जाके हमारे पास 1 कूलम जो है वो चार्ज आएगा, है ना। 1 कूलम जो है जनरली बहुत ही बड़ा यूनिट है ना। जनरली हम लोग माइक्रो कूलम या मिली कूलम ये सब हम लोग यूज़ करेंगे अगर न्यूमेरिकल आएगा, तो वैसे उस समय हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो है अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग देख चुके हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप का है, स्टैटिक और करंट। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल यूनिटरी मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है चार्ज, वो कितना इलेक्ट्रॉन पे रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज कितने पे होगा, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो सिंपल जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1/1.6 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा तो माइनस है यहाँ पे पावर, तो ऊपर जाएगा तो प्लस। इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा 'इतना, है ना। तो हमारा जो स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि हम लोग को क्या करना है, पॉइंट के बाद एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए। तो इस पॉइंट को हम लोग को यहाँ ले जाना होगा, तो इसमें से एक 10 निकाल के हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा क्या, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। ठीक है, सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, है ना। सिंस 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb of charge is contained by 1 electron. So, 1 coulomb of charge is contained by 1 by this much amount of electron. इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने फाइनली हमको आंसर मिला 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक और प्रॉब्लम है, हम लोग देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऐसा बन सकता है, विच वन अमाउंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक अब आप सॉल्व कर सकते हो। आप अगर इस पर ध्यान देंगे तो क्या हो रहा है, 1.6 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2। 4 से मल्टीप्लाई करें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा इतना, है ना। और हम लोग 1.6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास आएगा 6.4, है ना। 1.6 कहाँ है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है उसका पहला वाला पार्ट है, बाकी जो 10⁻19 इस पे है ही -19। ठीक है, तो देखिएगा क्या कि ये सब जो है इंटीग्रल मल्टीपल है ना। होल नंबर से जब हम लोग 1.6 इंटू 10⁻19 को मल्टीप्लाई किए हैं तब जाके हम लोग को ये वैल्यू सब मिला है, ये मिला है, ये मिला है और ये मिला है ना। तो कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला जो चार्ज है वो पॉसिबल नहीं है ना। इसमें कब आएगा, जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 1.5 मतलब तो 1.5 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कभी भी 1.5 जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल
नहीं है, इसलिए ये चार्ज जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग पोटेंशियल को। पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, ऐसे अगर डेली लाइफ में हम बात करें तो उसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है, हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं। पोटेंशियल मतलब कोई जो चीज़ है जो ज़्यादा है ना। तो पोटेंशियल क्या होता है कि अगर कोई चीज़ है ना, जहाँ पे वो होना चाहिए, अगर आप उससे अलग ले जा रहे हो तो उसके पास एक एनर्जी आ जाता है। ठीक है, आप देखिएगा क्या कि कोई भी चीज़ जहाँ पे वो रहना चाहता है, आप अगर उससे अलग कर रहे हो तो उसके पास क्या हो जाएगा, एक एनर्जी आ जाएगा, है ना। आप सुबह सुबह सोए हो और आपको कोई उठने के लिए बोलेगा, है ना, तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्या है, एक स्प्रिंग है ना। मान लीजिए कि नेचुरल लेंथ है, अगर हम लोग इसको एक्सपैंड कर दें, है ना, ऐसे खींच दे, लंबवर्ड कर दे, तो क्या हो जाएगा, इसमें एनर्जी आ जाएगा। ये आगे चल के आप पढ़ेंगे। या फिर हम लोग इसको कंप्रेस कर दें, तब भी क्या हो जाएगा, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जहाँ पे रहना चाहता है, अगर आप उसको अलग कर रहे हैं तो उसके पास एक एनर्जी आ जाता है। उसी एनर्जी को, है ना, वो चूँकि पोजीशन के कारण आता है, इसलिए हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो ग्रेविटी के केस में भी होता है। अगर आप मान लीजिए कि ये अर्थ है ना, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और जैसे जैसे आप इसको ऊपर उठाते जाएंगे तो उसके पास क्या हो जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी आता जाएगा। जिस जगह पे वो रहना चाहता है उससे जितना ज़्यादा दूर आप करेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी जो है उसके पास आएगा। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी होता है और इसी का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए। ठीक है, जैसे पानी में अगर मान लीजिए कि पानी है, पानी तभी बहेगा जब वो क्या है, हायर लेवल पे है, तो हायर टू लोअर लेवल वो फ्लो करता है। वैसे ही पोटेंशियल में क्या होता है कि एक साइड समझिए कि चार्ज ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा कर दिया गया है, हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है मटेरियल में से किसी एक मेथड के द्वारा, है ना, बहुत सारे टेक्निक होता है, उसमें से चाहे कोई भी टेक्निक हम लोग एम्प्लॉय करें, और एक साइड से इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए कि पहले दोनों में सारी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या किए, उठा के, और इस साइड उसका मात्रा जो है, इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ा दिए, और इस साइड इलेक्ट्रॉन का मात्रा कम कर दिए, है ना। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है। अब इसके कारण क्या होगा, ये फ्लो कर सकता है। हालांकि हम लोग जब भी एक सोर्स डिज़ाइन करते हैं तो कोई भी चीज़ क्या होगा, ज़्यादा से कम ही की ओर बहेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, जिधर ज़्यादा रहेगा उससे कम की ओर बहेगा। लेकिन हम लोग इस टाइप से बनाते हैं एक सोर्स कि वो अंदर से होके फ्लो ना कर पाए। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि पोटेंशियल को समझना है कि पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिएगा क्या कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, और हम लोग क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और लाके रखेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेगा। लेकिन तो ये आइडियली देखा जाए तो ये कहाँ जाना चाहेगा, ये जैसे ही इसके नज़दीक आया, ये इस पर फोर्स अप्लाई किया, है ना, तो दोनों एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देगा, है ना। मान लीजिए कोई अगर पकड़ के नहीं रखा हुआ है, ठीक है, तो जब इनके बीच इनफाइनाइट सेपरेशन हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएगा, आइडियली अगर बोला जाए तो, है ना। तो दोनों जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दोनों वहाँ ही रहना चाहता है, इसलिए इस सिस्टम के पास कोई एनर्जी स्टोर नहीं है। जैसे ही आप इनफाइनाइट से कम सेपरेशन करते हो, फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाता है ना। एक चीज़ होता है एक फील्ड, है ना, मैं बता देता हूँ फील्ड क्या होता है। जब एक चार्ज किसी बॉडी पे आता है तो उसके चारों ओर एक प्रभाव उत्पन्न होता है, एक इनविजिबल क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ग्रेविटी है, आप ग्रेविटी को क्या कर सकते हो, ऐसे देख नहीं सकते हो, लेकिन ग्रेविटी सब जगह प्रेजेंट होता है। तो ग्रेविटी भी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। वैसे ही एक चार्ज के कारण
फील्ड क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होता है वो जस्ट अपोजिट नेचर का होता है, किसके कारण, जो नेगेटिव के चार्ज के कारण उत्पन्न होता है। तो दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स कैसे लगाता है, फील्ड के थ्रू लगाता है ना, क्योंकि अब देखिएगा दूर से ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नेट में भी वैसा ही होता है, फील्ड के थ्रू जो है फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, दो चार्ज है, इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, कोई दोनों के बीच फोर्स नहीं लग रहा है, कोई सिस्टम के पास, सिस्टम मतलब पूरा इंक्लूड करके, ठीक है, उसके पास कोई एनर्जी ना है, ठीक है, नहीं है। जैसे ही आप लाओगे इनफाइनाइट से नज़दीक, बस अब इस पर क्या है, फोर्स अप्लाई होना शुरू करेगा, है ना। तो फोर्स लगना, अब आपको क्या करना होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे इनफाइनाइट है हमारा, है ना, हम लोग जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा लाए तो फोर्स अप्लाई होना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस फोर्स के अगेंस्ट इसको उठा के हम लोग को वहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, है ना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्या होता है, या एफ, ये तो इंटीग्रल फॉर्म हो गया, ठीक है, एफ डॉट एस, है ना, ये क्या कहलाता है, वर्क डन। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया वर्क। तो हमने क्या किया, जब हम लोग उठा के लाएंगे तो हमारा एनर्जी जो है कम हो रहा है और उसमें स्टोर हो रहा है ना। यहाँ पे लाके मान लीजिए हम लोग उसको रख दे रहे हैं, है ना, फिक्स कर दिए, तब वो क्या है, इस पूरे सिस्टम के पास, है ना, यहाँ पे मान लीजिए लाके रख दिए, तो इस पूरे सिस्टम के पास एक एनर्जी स्टोर है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। जस्ट लाइक स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर दिए हो, है ना, आप समझ लीजिए कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन हो रहा है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तो हम लोग इस किसी भी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, मान लीजिए कि इस चार्ज का वैल्यू कितना हो, 1 कूलम हो, है ना। हम लोग ऐसा चार्ज लेते हैं, हम लोग टेस्ट चार्ज की बात करें, टेस्ट चार्ज वैसा चार्ज को बोला जाता है जिसका वैल्यू 1 हो और वो दूसरे चार्ज के फील्ड को अफेक्ट ना करे, है ना। अगर ये आएगा तो इसका भी तो खुद का फील्ड होगा और वो यहाँ पे जो फील्ड है उसको चेंज कर देगा, है ना। तो हम लोग एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं, एक कल्पना करते हैं कि ये वाला चार्ज इतना छोटा है कि ये इसके फील्ड को कोई इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि जब हम लोग इनफाइनाइट से लेके आए यहाँ पे, तो इस जगह पे पर यूनिट चार्ज में जो क्या हुआ, वर्क डन हुआ, है ना। अगर 1 कूलम चार्ज को हम लोग लेके आ रहे हैं, है ना, तो क्या हुआ, जितना काम किया से 1 कूलम बहुत बड़ा अमाउंट है, टेस्ट चार्ज हम लोग कहते हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना, ये सही टर्म यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब एक मतलब आइडियल सिचुएशन आप कह सकते हो, है ना। तो वो क्या होगा कि जब हम लोग टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से यूनिट टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग लाएंगे, है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम लोग जितना वर्क करेंगे किसी भी पॉइंट तक पहुंचने में, वो उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा और वही अगर वहाँ उस पॉइंट पे क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। अब देखिए, मान लीजिए कि स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया, छोड़ दिया, तो ये फिर वापस जाएगा, है ना। सेम ऐसा ही होगा, अगर हम लोग इसको छोड़ देंगे तो ये इधर की ओर मूव करके इनफाइनाइट तक मूवमेंट करता रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से पोटेंशियल होता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, उसका वैल्यू 1 होना चाहिए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल V एंड इट्स वोल्ट, यूनिट इज वोल्ट, है ना। हम लोग पोटेंशियल को किस यूनिट में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं, और उसका सिंबल जो है वो V से लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास आता है, V इक्वल्स W/Q, ठीक है, V इक्वल्स W/Q। जब हम लोग क्या करेंगे, Q का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा, तो V और W क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में देखिएगा क्या, वर्क डन जो है वो क्या हो गया, V के बराबर हो गया, है ना। तो जब हम लोग इसको यूनिट बोल दिए, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या किए हम लोग,
ना, यहाँ से यूनिट पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, इसका वैल्यू हम लोग 1 कर दिए तो V इक्वल्स हमारे पास W आ गया, और उस सिचुएशन में जो है वर्क डन ही हमारा वोल्टेज है ना, तो इस फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। देखिए कई बार हम लोग को डिफाइन करना आता है ना, कि बताइए कि 1 वोल्ट को आप डिफाइन कीजिए। यहाँ पे अगर यूनिट आप देखिएगा तो वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का क्या है, कूलम। तो J/C, वोल्ट का क्या हो जाएगा, J/C है ना, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं J और C टू द पावर -1 है ना। इसी को हम लोग इस सिंबल को वोल्ट से डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। ठीक है, जूल पर कूलम। अब सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बताइए कि V के बराबर कौन सा है, तो आप क्या दीजिएगा, जूल पर कूलम ऐसे, या फिर हमारे पास होगा J और C टू द पावर -1 है ना। ये 1 वोल्ट इक्वल्स 1 जूल पर कूलम। तो देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया है, 1 वोल्ट को डिफाइन किया गया है। तो फिर से अगर आप ध्यान दीजिएगा इस रिलेशन पे, तो हमारे पास क्या आएगा कि V इक्वल्स क्या है, W/Q, ये है Q, तो हम लोग पहले ही डेफिनेशन में क्या बोले हैं, 1 है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू भी 1 हो जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा है ना। तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर 2 पॉइंट के जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा। या फिर कई बार हम लोग जनरली पोटेंशियल से हम लोगों को कभी मतलब नहीं रहता है, हम लोग को ज़्यादातर सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस से ही हमारा करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट तक है या नहीं है उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करेंगे तब भी हम लोग ऐसा ही डिफाइन करेंगे है ना। अगर मान लीजिए कि डेल्टा V है ना, हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो डेल्टा W/Q ना, मतलब 2 पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना वर्क किया हमने, डिवाइड बाय हमने कितना चार्ज को मूव किया है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए अगर आप डेफिनेशन पे देखेंगे, पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट at a point means that 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point। 1 coulomb हम लोग चार्ज को मूव करा रहे हैं, ये वाला भी 1 हो गया, और 1 जूल वर्क अगर करा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस जगह पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। फिर से अभी हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक टैंक है ना, और यहाँ पे एक क्या हो रहा है, हमारा ग्राउंड है और यहाँ पे ग्राउंड है। ठीक है, ये जो है इतना नीचे है और वाटर लेवल हमारा यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ तक वाटर लेवल है, तो क्या होगा अगर मान लीजिए कहीं होल हो रहा है, इस जगह पे हम लोग एक होल हो गया है, तो इसके कारण क्या होगा, क्योंकि लेवल में डिफरेंस है तो पानी यहाँ से फ्लो होगा। ठीक, इतना तो है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस लेवल से डिफरेंस है तो फ्लो हो रहा है। जब यहाँ पे पानी आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे रुक जाएगा है ना, तो यहाँ पे इसके आगे यहाँ भी आएगा है ना, तो यहाँ पे से यहाँ तक भी डिफरेंस है, तब भी क्या हुआ, पानी फ्लो किया। तो कैसे भी यहाँ पे अगर डिफरेंस है, ये डिफरेंस, तब भी वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस मिला तब भी वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि दोनों जगह डिफरेंस मिलने के कारण जो है वो वाटर फ्लो हो रहा है ना। एक यहाँ डिफरेंस मिल रहा है तब भी वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ भी मिल रहा है तब भी
दो जगह हमारे यहाँ पे अर्थ का लेवल है, एक यहाँ पे है, दोनों अलग अलग लेवल पे है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिर्फ लेवल का डिफरेंस मिल जाएगा ना तो हम लोग को करंट फ्लो हो जाएगा। वैसे ही हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हम लोग को इनफाइनाइट से डिफरेंस मिल रहा है कि इसी में कहीं दो जगह पे डिफरेंस मिल रहा है ना। हम लोग को करंट फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए, बस डिफरेंस मिलना चाहिए। तो इसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट से हम लोग दूसरे तक मूव कराने में जितना वर्क किए उसी को हम लोग जब चार्ज से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। इसका भी जो यूनिट है वोल्ट है, भी से ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है। फिर से अगर हम लोग को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना हो तो 1 वोल्ट कब आएगा, जब वर्क डन भी जो है हमारा 1 जूल हो और क्वांटिटी जो है वो भी 1 कूलम हो। ये दोनों जब 1 हो जाएंगे तो अपने आप हमको 1 वोल्ट मिल जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। आपको ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे हम लोग पिछले स्लाइड में देख चुके हैं, ठीक है। 1 वोल्ट इक्वल्स 1 जूल बाई 1 कूलम, और इसको सिंबॉलिकली मतलब ऑब्जेक्टिव में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है ना, 1 वोल्ट इक्वल्स कौन सा रिलेशन ट्रू है, ऐसा करके आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कुछ न्यूमेरिकल आई थिंक होना चाहिए, देख लेते हैं क्या है। चलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट, है ना। हमारे पास एक पॉइंट है जो कितने हैं 118 वोल्ट पे है, और दूसरा जो पॉइंट है वो है 128 वोल्ट्स पे है, ठीक है। और चार्ज जो है हमारे पास Q का जो वैल्यू है वो 2 कूलम्स है। तो क्लियरली यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 128 वोल्ट्स माइनस 118 वोल्ट, आ गया कितना 10 वोल्ट। और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड जो है ये 2 कूलम है, सो वर्क डन। तो हम लोग देखा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जो है V इक्वल्स W बाई क्यू, सो W इक्वल्स QV, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू वी जो है 10, 2 10 जा 20, और चार्ज का जो यूनिट है वो जूल, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 20 जूल होगा, है ना। हम लोग वहाँ से वहाँ तक ले जाएंगे तो चार्ज कितना होगा, वर्क कितना करना होगा 20 जूल, है ना। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकालेंगे, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है V इक्वल्स W बाई क्यू फार्मूला अप्लाई किए और हमारा जो आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। एक बैटरी है जिससे क्या हो रहा है, 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है, तो बताइए कि कितना उसको एनर्जी दिया गया। एनर्जी हम लोग जान रहे हैं किसके बराबर है, वर्क के बराबर। वर्क और एनर्जी क्या है, दोनों एक ही फॉर्म है ना। वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जितना वर्क होगा उतना ही एनर्जी होगा। तो हमारे पास W का वैल्यू जो है वो पूछ रहा है, गिवन क्या है हमारे पास, V का वैल्यू गिवन है, V इक्वल्स 6 वोल्ट, Q का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 कूलम, है ना। ईच कूलम ऑफ चार्ज बोल रहा है, हर एक कूलम को कितना एनर्जी मिला, तो W इक्वल्स क्या हो जाएगा Q इंटू V। तो
तो हमारे पास आ जाएगा Q का वैल्यू है 1 इंटू 6, कितना आ गया 6 जूल। बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, आराम से आप चाहो तो बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt? बहुत इजी क्वेश्चन है। W इज इक्वल टू क्या करेंगे, Q इंटू V कर देंगे। Q है हमारे पास 2 कूलम, V है 12 वोल्ट, आ गया 24 जूल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हो। How much is the potential difference between the terminals of a battery if 250 joules of work is required to transfer 20 coulombs of charge from one terminal of the battery to the other? हमारे पास एक बैटरी है और उसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जो है चार्ज को पहुंचाना है। कितना कूलम चार्ज है, 20 कूलम चार्ज है ना। Q का वैल्यू हो गया इतना, और वर्क डन जो हो रहा है यहाँ पे दिया हुआ है कितना 250 जूल्स। तो आराम से हम लोग V इज इक्वल टू W/Q करेंगे और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 250 डिवाइड बाई 20, कितना आ जाएगा 12.5 वोल्ट। चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग वोल्टेज सोर्स एंड देयर कनेक्शन। देखिए वोल्टेज सोर्स किसको कहते हैं, वैसा डिवाइस जो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके देता है ना। दो पॉइंट के बीच हम लोग को क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स। ठीक है, तो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, एक बैटरी यूज़ करते हैं। बैटरी जो है एक डीसी सोर्स है, आपने ज़रूर ऐसा देखा होगा ना। इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल रहता है और एक ब्लैक वाला जो रहता है वो नेगेटिव टर्मिनल रहता है, रेड पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा क्या करेगा, इसके जनरली ज़्यादातर जो बैटरी रहता है वो 12 वोल्ट का रहता है, ऐसा है ना। तो इसका मतलब है कि चाहे आप कितना भी करंट खींचिए, इन दोनों के बीच जो है 12 वोल्ट ये मेंटेन करके रखेगा, है ना। इसके भीतर जो है केमिकल रिएक्शन होता है और उसके कारण जो है ये मेंटेन करके रखता है। धीरे जैसे जैसे एनर्जी डाउन होगा, एक प्रैक्टिकल बैटरी में जो है वोल्टेज कम होता है, लेकिन एक आइडियल बैटरी अगर कंसीडर करें हम लोग तो ये 12 वोल्ट हमेशा मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हम लोग जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, एसी सप्लाई हम लोग को देता है। सोलर पैनल जो है वो डीसी सप्लाई करता है। ठीक है, तो हम लोग को अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो पढ़ना नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए आप लोग कई बार ऐसा देखे होंगे इस टाइप से। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं दो तरीके से, सीरीज में और एक पैरेलल में। सीरीज इस कनेक्शन को कहते हैं, देख रहे हैं आप इस टाइप से। हम लोग क्या करते हैं, प्लस यहाँ है और माइनस इधर है, फिर इसका प्लस माइनस, तो इसका माइनस इस बैटरी का, पहले बैटरी का जो है माइनस और दूसरे बैटरी का प्लस आपस में कनेक्ट है। ज़्यादातर आप सिचुएशन में अपने घर में ऐसा ही देखा होगा, टॉर्च वॉर्च में जो है ऐसे ही जुड़ा रहता है, फिर इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही करके सब कनेक्ट रहता है। तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, सीरीज कनेक्शन। इसको करने से क्या होता है कि हम लोग को वोल्टेज ज़्यादा मिलता है ना। जैसे मान लीजिए कि ये 1.5 वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट का। ठीक है, ऐसा ही सब कुछ है, सारे हैं। ठीक है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, चारों वोल्टेज जो है वो ऐड हो जाएगा, है ना। तो
1.5, 1.5, 1.5 और 1.5 कुल मिला के आ जाएगा हमारे पास 6 वोल्ट। ठीक है, तो अगर ए और हम लोग इधर बी के बीच में अगर वोल्टेज मापेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा कितना, 6 वोल्ट। तो ये वोल्टेज बढ़ाने के लिए इस टाइप का जो है कॉम्बिनेशन किया जाता है। हम लोग चाहें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं ना, प्लस वाले सबको एक साथ कनेक्ट कर दिए और बैटरी का सारा माइनस एक साथ कनेक्ट कर दिए। ये सिचुएशन तब हम लोग करते हैं, ऐसा कनेक्शन तब करते हैं जब हम लोग को ज़्यादा मात्रा में करंट चाहिए, वोल्टेज नहीं बढ़ाना है और करंट ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग इस टाइप का कनेक्शन करते हैं। इससे ज़्यादा अभी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हम लोगों को क्या करना है, जब वोल्टेज बढ़ाना है बैटरी का, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। और करंट जनरली बढ़ाने के लिए इस पर भी कुछ कंडीशन लगा होता है, लेकिन एक रफली देखा जाए तो करंट बढ़ाने के लिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम है, देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 3 2 वोल्ट सेल्स, सेल किसको कहते हैं, एक जो बैटरी होता है, वैसे बैटरी हम लोग को आदत हो गया है कहने का, जो आपने अभी देखा इस टाइप का एक रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और बहुत सारा सेल जब आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्पस से, तो उसको हम लोग उस कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। सेल का जो इलेक्ट्रिकल सिंबल है ऐसा होता है इस टाइप से, जो बड़ा वाला लाइन है उसको प्लस होता है और छोटा वाला जो टर्मिनल होता है वो माइनस को डिनोट करता है। और बहुत सारे सेल को जब हम लोग आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी बनता है ना। इसमें 2 सेल जो है आपस में कनेक्ट है और इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे बैटरी। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि 3 2 volt cells are connected in series and used as a battery in a circuit. What is the potential difference at the terminals of the battery? सिंपल सी बात है, 3 है, 2 वोल्ट का जोड़ा हुआ है, तो कितना मिलेगा, अभी मैंने बताया 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, सीरीज में सब ऐड हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल जो है वो 6 वोल्ट आ जाएगा। How many joules of electrical energy does 1 coulomb gain on passing through 1 cell? 1 cell से अगर पास करता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू है 1 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट 2 वोल्ट है ना। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V, तो हमारे पास आएगा 2 जूल। और अगर दोनों से पास करता है थ्रू ऑल द तीनों से, ऑल द 3 सेल्स, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, W इज इक्वल टू Q जो है वो 1 कूलम भी है और वोल्टेज क्या हो गया, 6 वोल्ट हो गया, तो 6 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो आएगा, है ना। तो ये सेकंड का हमारा आंसर हो गया और ये फर्स्ट का आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को माप सकते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट एलिमेंट, है ना। किसी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस जो है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस माप सकते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल ना, हमेशा इसको क्या चीज में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल टू द सर्किट एलिमेंट अक्रॉस विच द पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी मेजर्ड। ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। वोल्ट मीटर जो है हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है सर्किट एलिमेंट के। एक आइडियल जो वोल्ट मीटर होगा उसमें
उसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा। मतलब ये है कि वो कोई करंट जो है सर्किट से नहीं खींचेगा, है ना। तभी तो हमारा सर्किट जो है जैसा था वैसा ही है, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो एक्यूरेट आएगा, है ना। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बिना करंट खींचे ये वर्क ही नहीं कर सकता। एक प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर है वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बोलेगा तो वो बहुत ही हाई रहता है ना। और ये थोड़ा सा जो है करंट जो है वो ज़रूर ड्रॉ करेगा ताकि इसका जो है इंटरनल सर्किट वर्क कर पाए, है ना। एक आइडियल वोल्ट मीटर का क्या होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक जो प्रैक्टिकल होगा उसका हाई होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और वो बहुत ही थोड़ा मात्रा में करंट लेता है ना। इस टाइप से कनेक्ट किया जाता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। कैसे होगा, जैसे ये हमारा सर्किट एलिमेंट है, तो एक हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे वायर, एक यहाँ से वायर कनेक्ट करेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये वोल्ट मीटर होगा, है ना। वोल्ट मीटर का ऐसा सिंबल होता है वी, ऐसे गोल किया हुआ रहता है, दो टर्मिनल इधर होगा, जो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि हम लोग सब डीसी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल एक वोल्ट मीटर कुछ ऐसा दिखता है, ये एसी पे काम करने वाला है, देख सकते हैं आप ऐसा सिंबल बना हुआ है, मतलब ये एसी वोल्टेज मापने के लिए बनाया गया है। इसके अगर अंदर हम लोग देखें तो एक कॉइल लगा होता है, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, एक डीसी जो वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। और इसमें एक मैग्नेट रहता है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स अप्लाई होता है, मोटर का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है। वो आपके लेवल से की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं समझता हूँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एक आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट, और एक प्रैक्टिकल का हाई होता है, और ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन ऑन करंट फ्लो। करंट क्या होता है, ऐसे पानी बह रहा है तो उसको वाटर करंट कहते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर बह रहा है तो करंट बोला जाता है। यहाँ पे चार्जेस मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। जब क्या होता है, जैसे ये कंडक्टर है, ऐसे आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि एक जो कंडक्टर रहता है उसमें क्या होता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन वैसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो अपने न्यूक्लियस से बहुत ही लूजली बॉन्डेड रहता है, और जब थोड़ा सा एनर्जी मिलता है तो वो अपने न्यूक्लियस के कंट्रोल से बाहर होके क्रिस्टल में मूव करता है, तो वैसा इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो एक कंडक्टर के भीतर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और वो रैंडमली जो है वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। जैसे ये कंडक्टर है, इसके भीतर इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ इधर जाते रहेंगे, कुछ इधर जाते रहेंगे, कुछ जो है इधर जाएंगे। तो कोई भी जिसको जिधर मूव मन करेगा या सिचुएशन जैसा आएगा उस हिसाब से वो मूव करते रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रैंडम मूवमेंट। ये चाहे ये वायर कनेक्ट हो वोल्टेज सोर्स से या नहीं हो, हमेशा ये रैंडम मूवमेंट होते रहता है। जैसे ही हम लोग इस वायर को जोड़ देते हैं एक बैटरी से, तो अब ये जो रैंडम मूवमेंट है ये बंद हो जाता है ना। अब क्या होता है, उस पर फोर्स अप्लाई होने लगता है, और ये जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है ना। तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। कितना करंट बहेगा, है ना, तो वो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आखिर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है करंट फ्लो होने के लिए। तो देखिएगा क्या कि हमको अगर करंट फ्लो कराना है तो हमको क्या चाहिए, एक वोल्टेज सोर्स चाहिए ना। जैसे कि हमको एक बैटरी चाहिए, एक तार चाहिए, और सर्किट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, है ना। एक वायर होना चाहिए और सर्किट कंप्लीट होना, कंप्लीट मतलब प्लस से लेके माइनस तक
बाहर से जो है सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। सर्किट उसको बोलते हैं जो रास्ता बना होता है करंट के फ्लो के लिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा तार है ना, और एक वोल्टेज सोर्स है हमारे पास। एक वोल्टेज सोर्स है और एक वायर हो गया इंक्लूडिंग दिस, और उसके अलावे तीसरा जो रिक्वायरमेंट है कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ मिल जाएगा तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कभी भी ऐसे फ्लो नहीं कराते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसे फ्लो कराएंगे तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इतना ज़्यादा करंट इसमें फ्लो होगा कि ये वायर जो है हमारा जल जाएगा, है ना, अगर उतना वोल्टेज का सोर्स लगा हो तो। ठीक है, तो हम लोग इससे हमारी एनर्जी जो है वेस्ट हो जाएगा, मटेरियल भी हमारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल जो सर्किट होता है उसमें हम लोग एक लोड जोड़ते हैं। लोड में जनरली क्या होता है, एक रेजिस्टर हो सकता है जिसको ऐसे सिंबल से दिखाते हैं, एक बल्ब हो सकता है या जो भी। ठीक है, एक बल्ब हो सकता है, रेजिस्टर हो सकता है, या उस सोर्स पे चलने वाला कोई डिवाइस हो सकता है। तो उसको हम लोग लोड कहते हैं। जब क्या होगा, करंट फ्लो होगा लोड से होके, तो लोड उस एनर्जी को, उसमें जो एनर्जी, जितना भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एनर्जी दिया गया है बैटरी के द्वारा, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसी और फॉर्म में। सपोज यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, तो ये बल्ब क्या कर दिया, लाइट और हीट एनर्जी में इसको रेडिएट कर दिया। सारा का एनर्जी जैसे ही इसको पार किया, खत्म हो गया, फिर इस लेवल पे आ गया, फिर से एनर्जी मिला बैटरी के द्वारा, फिर गया, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गया। तो लगातार ऐसा प्रोसेस चलता रहता है, और हम लोग इसको स्विच को, एक स्विच के द्वारा इसको कनेक्ट कर देते हैं ताकि हम लोग ऑन ऑफ कर पाए। स्विच को हम लोग जनरली इस टाइप से दिखाते हैं, ये ओपन स्विच है, और जब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस टाइप से कर देंगे तो ये क्लोज स्विच हो जाएगा। इसमें करंट बहेगा, इसमें करंट नहीं बहेगा। ठीक है, देखिए करंट तो हम लोग समझ लिए है ना, तो अब हम लोग मैग्नीट्यूड, है ना, कितना ज़्यादा करंट बह रहा है वो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ना। जितना ज़्यादा बहेगा उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया, मान लीजिए कि हमारे पास एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, ये वायर मान लीजिए कि जुड़ा हुआ है बैटरी से, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका जो एक ये वाला, मान लीजिए कि ये हिस्सा है, यहाँ से पर सेकेंड कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इससे पास होते जाएगा, हम लोग बोलेंगे कि उतना ज़्यादा करंट बह रहा है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। ये है हमारा गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। हर एक सेकेंड में कितना ज़्यादा होगा, है ना। फॉर्मूला आता है I बराबर है क्या, Q बाई टी। तो देखिए ये अगर 1 सेकेंड हो जाएगा तो I और Q क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होगा वही I के बराबर होगा। ये 1 हो गया तो I और Q इक्वल, तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो हुआ वही क्या कहलाएगा, करंट का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। करंट को हम लोग जनरली I से लिखते हैं, और इसका यूनिट जो है वो एम्पियर होता है, जिसको हम लोग A से लिखते हैं। फिर से एम्पियर जो है एक बड़ा यूनिट है, तो वैसे इतना बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो कई बार हम लोग को ये टर्म भी देखने को मिलता है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, है ना। इसको बोलते हैं मिली एम्पियर, और इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। मतलब अगर 1 एम्पियर को हम लोग 1000 इक्वल भाग में बांटे, तो उसमें से एक भाग जो होगा 1 मिली एम्पियर होगा, और अगर 1 मिलियन हम लोग पार्ट में बांटे तो उसमें से एक पार्ट जो होगा वो 1 माइक्रो एम्पियर होगा। कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछता भी है, और कई बार न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर का यूज करेंगे, मिली एम्पियर कभी नहीं यूज करेंगे, है ना। तो कन्वर्जन के लिए हम लोग को इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है,
देखिए लोग देखते हैं 1 एम्पियर को डिफाइन कर दें, तो फिर से सिंपल वही टेक्निक है हमारे पास। आई का वैल्यू 1 कब आएगा, तो देखेंगे क्या कि आई का वैल्यू तब 1 आएगा जब Q भी 1 होगा और T भी 1 होगा। 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, है ना। तो हमारा ये दोनों डिवाइड होके क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर आएगा, है ना। तो इसका सिंबल अगर एम्पियर किसके इक्वल आया, तो कूलम पर सेकेंड के, या CS⁻⁻1 के, है ना। इस चीज़ को भी आप नोटिस कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere। ठीक है, ये जब 1 होगा और ये 1 होगा तो करंट भी 1 ही आएगा। तो इससे हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। An electric bulb draws a current of 0.25 ampere for 20 minutes. Calculate the amount of electric charge that flows through the circuit। है ना, कह रहा है कि एक बल्ब है जो 0.25 एम्पियर जो है करंट, वो कितने समय तक लिया, 20 मिनट्स तक। हम लोग हमेशा टाइम को क्या चीज़ में रखेंगे, सेकेंड में। ठीक है, तो 20 × 60 सेकेंड आ जाएगा, कितना आ गया, 1200 सेकेंड। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अभी हम लोग देखे हैं I इक्वल्स क्या, Q/T। तो इसी से हम लोग इस रिलेशन से देखें तो Q इक्वल्स क्या आ जाएगा, IT, है ना। तो हमारे पास I का वैल्यू दिया हुआ है 0.25 एम्पियर × 1200 सेकेंड, है ना। तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 300 कूलम। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ 20 कूलम ऑफ चार्ज पास अ पॉइंट इन ए सर्किट इन 1 सेकेंड, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग, है ना। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, Q का वैल्यू दिया हुआ है 20 कूलम, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, तो करंट I इज इक्वल टू वॉट, Q/T। Q है 20 डिवाइड बाई 1, हाँ, तो कितना आ गया, 20 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मैं जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ करेंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज अराउंड ए सर्किट फॉर 10 सेकेंड, हाउ मच चार्ज फ्लोज पास्ट अ पॉइंट इन द सर्किट इन दिस टाइम। तो सिंपल सा चार्ज पूछ रहा है, Q इक्वल्स IT 4 एम्पियर × 10 सेकेंड, तो कितना हो गया, 40 कूलम आ जाएगा। व्हाट इज द करंट इन ए सर्किट इफ द चार्ज पासिंग ईच पॉइंट इज 20 कूलम इन 40 सेकेंड। हमारे पास Q का वैल्यू दिया हुआ है 20 कूलम, टाइम है 40 सेकेंड, I इक्वल्स Q/T आ जाएगा 20/40, कितना आ जाएगा, ½ एम्पियर। ठीक है, बहुत ईजी प्रॉब्लम है सब, ये सब बन जाना चाहिए आप लोगों से। इतना नहीं आएगा तो फिर समस्या है।
In 10 seconds, a charge of 25 coulomb leaves a battery and 200 joules of energy are delivered to an outside circuit. As a result, what is the potential difference across the battery? What current flows from the battery? देखिए क्या क्या गिवन है, t गिवन है 10 सेकेंड और q दिया हुआ है 25 कूलम्स और w दिया हुआ है 200 जूल्स। तो हम लोग को v चाहिए है ना। व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी? तो हमारे पास आएगा कितना, v इक्वल्स w बाई क्यू। w का वैल्यू 200 बाई 25 है ना, कितना वोल्ट आ जाएगा, आ जाएगा कितना 8 वोल्ट। और ये a हो गया और b का जो वैल्यू है व्हाट करंट फ्लोज, I इक्वल्स व्हाट q बाई टी। q का वैल्यू है 25 बाई 10 आ जाएगा 2.5 एम्पियर। मुझे लगता है ये आसानी से आप समझ रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। How many electrons are flowing per second past a point in a circuit in which there is a current of 5 ampere? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दे के बनाइए तभी आपसे बनेगा। देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है कि 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट से सर्किट के कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो होगा, ठीक है, 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो होता है तो 1, इसका मतलब है कि 1 कूलम जो है चार्ज किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में पास हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या 1 कूलम चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पे होता है ना। तो इतना इलेक्ट्रॉन पे जो होगा पर सेकेंड, ठीक है। क्या है, इतना चार्ज ऑन 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो होगा, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, है ना। तो 5 एम्पियर अगर फ्लो होना है तो 5 से जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो होंगे पर सेकेंड किसी भी पॉइंट से। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा इतना आ रहा है। और हमारा जो स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन कहता है वो कहता है कि हम लोग के पास क्या होना चाहिए, पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट के पहले एक ही अंक होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस पॉइंट को यहाँ लाने के लिए इसको 10 से डिवाइड करेंगे और हमारा ये वैल्यू चेंज नहीं हो इसलिए हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 10 जो है इसको बना दिया 3.125 और ये 10 जो है इस 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला जो है हम लोग को टॉपिक देखना है एमीटर क्या होता है। तो देखिए एमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो करंट मापने के लिए यूज़ किया जाता है सर्किट में, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज इस टाइप से मतलब कि सारा का सारा करंट उससे होके पास करे। An ammeter is a device which is used to measure the electric current through a circuit
ओके। अब इससे रिलेटेड ये आप देख सकते हो, है ना, इस टाइप का डिवाइस होता है प्रैक्टिकल, यहाँ पे ए लिखा होगा, है ना, एमीटर का पहचान है। इसका भी इंटरनल सर्किट कुछ ऐसा ही रहता है, थोड़ा सा अलग होगा। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलली कनेक्ट होता है। इसके अंदर में एक बहुत ही लो वैल्यू का इंटरनल रेजिस्टेंस लगा रहता है, और वोल्ट मीटर में भी ऐसा ही रहता है, बस उसमें हाई वैल्यू का एक सीरीज में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होता है। खैर उससे आपको कोई मतलब नहीं है इस लेवल पे। तो हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में, है ना। सीरीज मतलब ऐसे बैटरी से करंट निकला, यहाँ से एक टर्मिनल है यहाँ, है ना, इस टाइप से कनेक्ट है, ठीक है। Series with the circuit element through which the current has to be measured, its internal circuit resistance should be very low. इसका जो अंदर का रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इधर से अब जितना नॉर्मली बिना इसके करंट जितना फ्लो होता उससे अब कम करंट फ्लो होगा इसके लगाने से, है ना। तो ये सर्किट में जो प्रीवियस सिचुएशन में करंट था उसको बदलना नहीं चाहिए, है ना। तो इसीलिए इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अगर इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो जितना करंट इसके नहीं रहने से फ्लो होता उतना अब फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो it is always connected in series, its internal circuit resistance should be very low, ideally it should be 0, है ना। एक आइडियल एमीटर का इंटरनल सर्किट रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। देखिए लास्ट टॉपिक को आज देख लेते हैं। आज का ये लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उससे रिलेटेड सिंबल्स को हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, एक ऐसा पाथ, कंटिन्यूअस पाथ जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक है। जैसे वायर हो गया, बल्ब हो गया, है ना, ये सब चीज़ लगा के इसको बनाया जाता है। कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ consisting of wires and other resistances like electric bulb etc, and a switch between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flows, है ना। एक क्या रहता है, कंटिन्यूअस पाथ रहेगा, है ना, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए, और उसमें वायर रहता है और कुछ रेजिस्टेंस जैसे कि बल्ब ये सब हो सकता है। उसके बाद एक स्विच रहता है उसको ओपन क्लोज करने के लिए, है ना, वो दो सेल के बीच में या बैटरी के बीच में कनेक्ट रहता है और उससे करंट फ्लो होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं, है ना। तो एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड रेजिस्टेंसेज एंड स्विचेज एंड वेरियस अदर थिंग्स, है ना, जिससे करंट क्या होगा, फ्लो होगा, उसको हम लोग सर्किट कहते हैं। और जब हम लोग एक सर्किट को सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिंबल है, क्योंकि प्रैक्टिकली एक मान लीजिए कि एक बल्ब ऐसा बनाना ये पॉसिबल नहीं है कि नहीं, तो हम लोग इसको एक सिंबल असाइन कर देते हैं। जैसे वायर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये हमारा वायर है ना। अगर इस वायर में से इधर कनेक्शन निकाला गया है, एक और वायर निकाला गया है, तो ऐसे दिखाएंगे, है ना। दो वायर अगर एक दूसरे से जुड़ के कनेक्ट होके ऐसे जा रहा है तो हम लोग इस टाइप से यहाँ पे एक बड़ा सा डॉट टाइप का बना देते हैं। और अगर दो वायर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है तो कुछ ऐसे हम लोग बनाते हैं। ये ग्राउंड का सिंबल है। अर्थ भी हम लोग कई बार बोलते हैं। सिंगल सेल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और बहुत सेलों का जो कॉम्बिनेशन होता है बैटरी को ऐसे डिनोट किया जाता है। इसमें जो बड़ा वाला रहता है वो प्लस रहता है और छोटा वाला साइड जो रहता है वो माइनस रहता है, ठीक है। और फ्यूज को कुछ इस टाइप से दिखाया जाता है। ये है हमारा बल्ब, या लैंप। रजिस्टर को कुछ इस टाइप से हम लोग दिखाते हैं। रजिस्टर के बारे में ऐसे अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं, फिर भी आप जान लीजिए थोड़ा बहुत। ये वेरिएबल रजिस्टर को दिखाते हैं, वैसा रजिस्टर जिसका वैल्यू बदल सकते हैं। रियोस्टैट ऐसे दिखाते हैं, कई बार हम लोग ऐसे करके भी दिखाते हैं रियोस्टैट को, ऐसे। स्विच को हम लोग ऐसे दिखाते हैं।
वी मैंने बना के दिखाया था। एक वोल्ट मीटर को कुछ ऐसे दिखाया जाता है वी लिख के, और एमीटर को के बीच में एक सर्कल के बीच में ए लिख दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी प्लस माइनस सिंबल होगा, है ना। ऐसे हम सिंबल में कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन कनेक्शन के समय हमको इसका ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसा सर्किट है, ये हमारा सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट है, और हम लोग इसको इन सब सिंबल की मदद से अगर ड्रॉ करेंगे तो उसको हम लोग सर्किट डायग्राम कहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस रहता है, क्योंकि हम लोग ऐसा प्रैक्टिकली हमेशा बनाते रहें ये पॉसिबल नहीं है ना। उसमें टाइम टेकिंग भी होगा, और अगर हम लोग कम समय में अच्छे से समझा पाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे ज़रूर पूछें, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार का वीडियो देखते रहना चाहते हैं, आगे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ, और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जो आने वाली हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको 1 बाय 1 फिर से हम लोग देखेंगे, और इतने सारे हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको आसानी से एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार का जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही रहने।